हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो फॉरेस्ट गार्ड की जो आपके 600 पदों पर भर्ती आयोजित की जानी है यूके ट्रिपल एससी द्वारा, उससे रिलेटेड है। इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी हैं उसके संबंध में मैं विस्तार से आपको बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आयु सीमा क्या है। तो जो आपका वन आरक्षी है, वन आरक्षी है, इसमें आपका आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष, जो भी विज्ञप्ति निकलने की डेट होगी वहां से मांगेंगे, और अधिकतम 28 वर्ष होगी। ये सबके लिए है, स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी। लेकिन हाँ, जो आपके 5 साल ऐड होंगे वो केवल होंगे एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी। अगर इन 3 वर्गों से कोई बिलोंग करता है तो उसे आयु सीमा में 5 साल की छूट होगी, यानी कि अधिकतम आयु सीमा उसकी 28 की जगह 33 हो सकती है। तो ये तो है आयु का। दूसरा यह है कि इसमें जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है वो क्या है। फिजिकल स्टैंडर्ड इसमें आपका जो नापजोक है, शारीरिक नापजोक है, शारीरिक नापजोक में आपका जो हाइट है, हाइट जो हमारी लंबाई है, उसको लेकर के इसमें जो पुरुष है उनकी 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो महिला है उनकी होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर। ये हाइट होगी। ये स्टैंडर्ड पहले से ही मांगा हुआ है, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उन सभी में यही स्टैंडर्ड है। पुरुषों की 163 सेंटीमीटर, महिलाओं की 150 सेंटीमीटर। हाँ, कोई आपका शेड्यूल ट्राइब है या पर्वतीय है, पर्वतीय में कुमाऊनी और गढ़वाली भी आ जाते हैं, तो इसमें पुरुषों के लिए जो हाइट हो जाएगी वो 150 सेंटीमीटर हो जाएगी, जो बहुत कम है। सामान्यतः हर पुरुष की होती है। और महिला की जो है वो हो जाएगी 145 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि इसमें लगभग हाइट को लेकर के किसी को भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अधिकतर जो पर्वतीय लोग हैं उनके लिए यहाँ कोई समस्या नहीं है, जिनके पास हिल सर्टिफिकेट है, यानी कि इस क्षेत्र में कुमाऊं या गढ़वाल क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनके लिए। सामान्य के लिए यह है हाइट। और पुरुषों के लिए एक चीज और है, ये महिलाओं के लिए नहीं होती। पुरुषों के लिए जो छाती है वो 5 सेंटीमीटर, जो भी उसकी नाप है उसमें उसे फुलाना होगा इसे, यानी कि छाती को आपका जो नाप है, सामान्य नाप, उससे 5 सेंटीमीटर फुला करके दिखाना पड़ेगा। ये केवल पुरुषों के लिए होगा। ये तो शारीरिक नापजोक हो गई। और उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, जो आपका पीटी है। ये जो आपका पीटी है उसमें आपका फिजिकल जो होगा, इसमें आपका पुरुषों के लिए 25 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर। ये समय दोनों के लिए अधिकतम 4 घंटे है। मतलब पुरुषों को भी 25 किलोमीटर 4 घंटे के अंदर पूरी करनी पड़ेगी, और महिलाओं को 14 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे के अंदर पूरी करनी पड़ेगी। ये फिजिकल स्टैंडर्ड। ये तो हो गई आयु से संबंधित बात कि 18 से 28 प्लस जो आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए 5। आरक्षित में केवल 3 जो मुख्य आरक्षण की श्रेणी है, एससी, एसटी, ओबीसी। और उसके अलावा जो आपका हाइट है, नापजोक है शारीरिक, उसका आपका अलग वो है। फिजिकल जो आपका क्या है, पीटी होता है, उसमें आपका क्या है, 25 किलोमीटर की रेस पुरुषों के लिए है, 14 किलोमीटर की महिलाओं के लिए। एक तरीके से ये आपका रेस भी नहीं, वॉकिंग कह सकते हो इसको। तो ये भी लगभग सामान्यतः प्रैक्टिस करके हो जाती है, इसमें फेल होने की संभावना कम है। ये आपको पता है कि अब तक जितनी भी वनारक्षी की भर्तियां हुई हैं, इसमें जिन्होंने रिटर्न पास करा है उन रिटर्न पास अभ्यर्थियों को ही इसमें आपका प्रतिभाग करने का मौका दिया, यानी कि बाद में होता है फिजिकल। पुलिस की तरह पहले फिजिकल नहीं होता है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। अब बात आई कि ये जो फिजिकल है, क्या इसके नंबर जुड़ेंगे? नंबर नहीं जुड़ेंगे, ये क्वालिफाइंग होगा। अब बात आती है कि नंबर किसके जुड़ेंगे, तो वो होगा आपका एग्जाम। मतलब जो आपका एग्जाम है, रिटर्न पेपर है, उसके नंबर जुड़ेंगे। एग्जाम में आपको पता है
ये 100 नंबर की क्या होगी, बहुविकल्पीय परीक्षा होगी, जिसमें आपका 100 नंबर के आपके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें हर एक सही उत्तर के लिए 1 अंक और गलत उत्तर के लिए 0.25 यानी कि 1/4 अंक माइनस का है, माइनस मार्किंग है। और इसमें 100 नंबर का जो सिलेबस है वो आपका उत्तराखंड में कनिष्ठ सहायक, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल और आपका ये जो वन आरक्षी है इसका सेम है। इसमें 20 नंबर की हिंदी होगी, सेम ही है। 40 नंबर का उत्तराखंड होगा और 40 नंबर का रीजनिंग प्लस कंप्यूटर प्लस जनरल स्टडी और करंट अफेयर्स होगा, जिसमें 10 नंबर की रीजनिंग होगी, 5 नंबर का कंप्यूटर होगा, 5 नंबर का करंट अफेयर्स होगा और आपके 20 नंबर के लगभग आपका जीएस होगा, जनरल स्टडी, जिसमें हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी सभी चीजें पूछी जाएंगे। तो इस तरीके से 100 नंबर का जो सेम पैटर्न आपका कनिष्ठ सहायक वाला बताया है वही सेम पैटर्न यहां अपनाया जाना है। इसमें कोई अलग से आपका एग्जाम का पैटर्न नहीं है, यही है 100 नंबर का और पूरी मेरिट एग्जाम की इसी से लगेगी। जो आपका क्या है, ये आपका रिटर्न पेपर है, इसी से आपका एग्जाम में मेरिट लगनी है। फिजिकल का कोई वो नहीं, फिजिकल क्वालिफाइंग है, क्वालिफाई करना जरूरी है, क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो फेल हो जाओगे। और इसमें टाइपिंग जैसी चीज भी नहीं होती है। महिला और पुरुषों के लिए आयु से संबंधित कोई ज्यादा आपका अंतर नहीं है। हाँ, फिजिकल स्टैंडर्ड में जो शारीरिक नाप जोख है उसमें उन दोनों में पुरुषों के लिए अलग रखा गया है, जो मैंने बता दिया है, महिलाओं के लिए अलग रखा गया है। अगर शैक्षिक योग्यता की बात करोगे तो शैक्षिक योग्यता इसमें 12वीं पास है। किसी भी आपके जो 12वीं का बोर्ड है, उत्तराखंड बोर्ड हो या सीबीएसई हो या अन्य कोई भी समकक्ष बोर्ड हो, उससे आपने परीक्षा पास की होनी चाहिए। और इतना जरूर है कि आपका नाम उत्तराखंड सेवा योजन कार्यालय में दर्ज होना चाहिए, यानी कि ये समूह ग की परिधि में आने वाली परीक्षा है। इसमें कोई भी बाहरी व्यक्ति जो उत्तराखंड का मूल निवासी नहीं है, यानी कि जिसका सेवा योजन में नामांकन नहीं हो सकता, वो इस परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर पाएगा। इसमें प्रतिभाग करने वाले लोग उत्तराखंड के ही होंगे और 12वीं पास रखी गई है। और अन्य जो आहर्ताएं हैं, शैक्षिक आहर्ताएं, जैसे मान लो कोई प्रादेशिक सेना में है या कोई आपका एनसीसी में है, एनएसएस है, तो इससे कभी मेरिट नहीं बनती है। इसमें कोई भी इस गलतफहमी में ना रहे कि हमारे पास ये है तो हमें एडवांटेज मिलेगा। एडवांटेज तब मिलता है जब बहुत सारी चीजें कॉमन है। मान लो आपके भी 55 नंबर आए और दूसरे के भी 55 है, तो मेरिट में क्या होगा कि लास्ट मेरिट में 55 में कट ऑफ और 2 लोगों के हैं, तो इसमें भी एनसीसी एनएसएस नहीं देखेगा, पहले देखेगा उम्र। इसमें से जिस व्यक्ति की उम्र ज्यादा होगी, 55 जहां कट ऑफ है तो 2 लोगों के 55 है, मान लो सीट एक ही बची है, तो उसमें आपका 55 नंबर वाले दोनों में से उसका चयन होगा जिसकी एज ज्यादा होगी। और अगर एज वाला क्राइटेरिया भी अगर क्या समान निकल गया, मान लो 2 लोगों की एज भी समान हो गई, एक ही तिथि है, एक ही जन्म तिथि है, तो आपका क्या वहां पर फिट टाई हो गया किसे ने, तब वहां पर जो अधिमान्य आहर्ताएं होती हैं उनका उपयोग किया जाता है कि हाँ इसके पास एनएसएस है तो इसे दिया जाएगा, या एनसीसी है तो इसे, एनसीसी को ज्यादा वरीयता है एनएसएस से भी ज्यादा, तो वो तब काम आता है, सामान्य स्थितियों में नहीं आता है। ये वैसा ही है जैसे भारत के राष्ट्रपति के पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति बैठेगा, फिर उपराष्ट्रपति के पद खाली होने पर आपका सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बैठेगा, मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो अन्य न्यायाधीश तक कभी बात ही नहीं आती है। अधिमान्य आहरिताएं राष्ट्रपति के पद में बैठने के लिए जो वरीयता क्रम है उसमें अन्य न्यायाधीशों की तरह, अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों की तरह, जिसकी आवश्यकता संभवतः नहीं पड़ती है अभी तक। तो आपका रेयर ही कभी हुआ होगा, तो नहीं तो ऐसा कभी देखा नहीं गया है। जो आपके अनिवार्य शैक्षिक आहरिता है वही आपके यूज होती है, जो 12वीं पास है, किसी भी बोर्ड से होनी चाहिए 12वीं पास, लेकिन उसमें यह ध्यान रहे कि आदमी उत्तराखंड का मूल निवासी होना चाहिए, वही भर सकता है। तो जो 600 पदों के लिए आपके उत्तराखंड आरक्षी, वन आरक्षी पदों की भर्ती होनी है, उससे संबंधित सामान्य जानकारियां जिनको लेकर के तैयारी करने में वालों में डाउट रहता है, उनके लिए थी, खासकर उन लोगों में जो पहली बार इस परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे, क्योंकि अभी आपके बहुत सारे लोगों ने इंटरमीडिएट किया होगा या 18 वर्ष की आयु पार करी होगी, तो वो इसके लिए एलिजिबल हो गए होंगे, तो उनके मन में डाउट होगा कि क्या क्या इसमें स्टैंडर्ड मांगे जाते हैं। तो ये सारे नॉर्मल स्टैंडर्ड हैं, अगर आप इनको पार करते हैं तो आप इस पद पर भर्ती हो सकते हैं। बाकी आपकी कोई इस पद को लेकर के
जो आपका रिटर्न पेपर है उसकी स्ट्रेटजी के लिए मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। बाकी आप लोग इसमें कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो उसके बाद हमें पता चलता है कि आप लोगों को किस तरीके की चीजों की जरूरत है, क्या आपकी क्वायरीज हैं, मतलब किस किस तरीके की आपकी दिक्कतें हैं, तो उनके संबंध में हमें पता चल जाता है। तो हमारे लिए काफी अच्छा रहता है और हम भी अपनी चीजों में बहुत हद तक आपके जो सुझाव होते हैं उनसे सुधार कर पाते हैं। इसीलिए आपके कमेंट्स हमारे लिए काफी बहुमूल्य होते हैं। हमारा भी बहुत सारा समय लगता है, अगर उस समय के लगने के बाद अगर आपने हमें कमेंट्स करके सुझाव दिए हैं तो उन सुझावों से हमें सुधार करने में बहुत आसानी होती है। इसलिए आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। तो कमेंट्स जरूर करिएगा और हमारा वीडियो देखने के बाद आप अगले वीडियो के लिए कोई आप रिक्वायरमेंट चाहते हैं कि हाँ इस तरीके के वीडियो आप बनाइए, तो हम जरूर बनाएंगे। और हम यूकेएसएससी के पैटर्न पर एक ऐसी सीरीज लाएंगे जो बनारक्षी, कनिष्ठ सहायक और उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल तीनों के लिए उपयोगी होगी। 100 नंबर की पूरी सीरीज, पूरे आपका जो सिलेबस है, पैटर्न है आपका, उस पर बना करके लाऊंगा। बहुत जल्दी लाऊंगा। पहले भी बच्चों ने, आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आपका इसमें कमेंट्स किया है कि सर पूरी सीरीज कब से ला रहे हैं। थोड़ा हमारा दरोगा वाला जो कोर्स है वो लगभग समाप्ति पर है। आपके कुछ ही दिनों में वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं आपके लिए यूट्यूब पर कोशिश करूंगा कि एक हफ्ते में 200 नंबर के पेपर ले आऊं, जिससे आपको मोटा मोटा आइडिया आ जाए। मैं हमेशा बोलता हूं कि जो मैं पेपर लाऊंगा वो आपको सिलेबस को पकड़ने के लिए या एग्जाम के तरीकों को पकड़ने के लिए सहायक हो सकता है। मैं कभी ये दावा नहीं करता कि ये आपका जो हमने क्वेश्चन दिए हैं यही क्वेश्चन आएंगे। बहुत सारे लोग इस तरीके के दावे करते हुए दिखते हैं। ये हाँ आ सकते हैं क्वेश्चन। अब जैसे हमने मान लो 20 आपको क्वेश्चन पेपर कराए, 2000 क्वेश्चन है, तो हिंदी में, उत्तराखंड में या जीएस में बहुत सारी चीजें कॉमन होती हैं जो पूछ ली जाती हैं, तो ऐसा हो जाता है। बट ऐसा नहीं है कि ये पेपर आपके इस तरीके की गारंटी है कि जो हमने पेपर कराए है वही प्रश्न आएंगे, ये गारंटी नहीं होती। बल्कि आपको इस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, इन क्षेत्रों को पढ़ना चाहिए। अगर ये पेपर आप कर ले रहे हो तो आपका सिलेबस लगभग पूरा है और वहां से आप अच्छा कर सकते हो। तो इसके लिए हम पेपर लाते हैं ताकि बच्चों को जो नए होते हैं, जिन्हें बहुत अनुभव नहीं है, उन लोगों को एक सटीक आइडिया लग जाए कि कहां से क्या करना है। तो यही हमारा आपका वीडियो का मुख्य आपका निष्कर्ष है कि हम जो भी मतलब आपके पेपर सेट लाएंगे उनसे बच्चे अपना आइडिया लेकर के अपने को बेहतर बना पाए। तो आपके सुझाव अपने कमेंट्स पर दीजिए। धन्यवाद।